ये कहानी है हमारे हीरो एनमा की, जिसे गलती से एक दूसरी दुनिया में बुला लिया जाता है। लेकिन वहाँ जाने के बाद दिक्कत ये हो जाती है कि इस दुनिया में हर कोई मैजिक का यूज कर सकता था सिवाय एनमा के। और अब एनमा के पास इस दुनिया से वापस अपनी दुनिया में जाने का कोई रास्ता भी नहीं है। तो अब एनमा इस जादुई दुनिया में बिना जादू के कैसे सरवाइव करेगा और उसे किन किन उलझनों का सामना करना पड़ेगा, यही जानेंगे हम आज की इस कहानी में। कहानी की शुरुआत में हमें एक अजीब सा शीशा दिखाया जाता है जिसमें आग चल रही थी और एक आदमी उससे कह रहा था, ओ तिलस्मी ताकतों से बने शीशे, मुझे दिखा कि वो कौन है जो यहाँ आने के लायक है। और दोस्तों, ये जो नजारा होता है वो एक अलग ही दुनिया का था। अब इसके बाद हमें जापान में एक हाई स्कूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ कुछ स्टूडेंट्स स्वॉर्ड्समैनशिप में मुकाबला कर रहे थे। लेकिन इस मुकाबले में हमारा हीरो जीतता है। हमारे हीरो का नाम है एनमा। अब इसके बाद जो एनमा के क्लासमेट्स होते हैं वो उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप काबिलियत की बहुत तारीफ करते हैं और कहते हैं कि कल होने वाले मुकाबले में आप ही जीतेंगे। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि एनमा एक बहुत ही मेहनती लड़का है। लेकिन तभी एनमा देखता है कि उसका एक साथी प्रैक्टिस के दौरान गिर जाता है। दोस्तों, इसका नाम कोइतो है और ये काफी इनएक्सपीरियंस्ड है। एनमा उसके पास जाकर कहता है, कोइतो, मैं जानता हूँ कि हमारे इस टीम टूर्नामेंट के लिए तुम भी हर दिन प्रैक्टिस कर रहे हो, पर तुम्हें खुद को इतना फोर्स करने की जरूरत नहीं है। पर कोइतो कहता है, मैंने ये क्लब इसीलिए ज्वाइन किया क्योंकि मैं आपकी तरह बनना चाहता था। आप कभी हार नहीं मानते और हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं। मैं भी आपकी तरह एक अच्छा एथलीट बनना चाहता हूँ। और यही कहते हुए वो इमोशनल हो जाता है। सो अब एनमा उससे कहता है, अरे मैं तो बस इतना कह रहा था कि तुम्हें खुद को फोर्स करने की जरूरत नहीं है। हम एक टीम है और हम एक दूसरे का साथ देंगे और कल हम अपने ओपोनेंट्स को धूल चटा देंगे। एनमा की बातें सुन कोइतो की हिम्मत भी बढ़ जाती है। लेकिन इसके बाद रात के वक्त घर जाते हुए एनमा सोचता है कि हम सब ने कल के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है, हम लोग कल जरूर जीतेंगे। लेकिन तभी अचानक मौसम जरा बदलने लगता है। अचानक से एनमा के चारों ओर धुंध आ जाती है और इससे पहले कि एनमा कुछ समझ पाता, अचानक ही उसके सामने एक घोड़ा गाड़ी आ जाती है और वो एनमा से टकरा जाती है। और इसके बाद हमें बताया जाता है कि ये जो जादुई मिरर है वो बुरी ताकतों से बना है और ये अपने हिसाब से लोगों को चुनता है कि कौन इसके लायक है और कौन नहीं। और ये मिरर जिस अंधेरी की दुनिया में है उसे विलन्स की दुनिया भी कहा जाता है। और इसके बाद जब एनमा को होश आता है वो खुद को किसी जगह पर कैद पाता है। वो अपना पूरा जोर लगाकर दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और जैसे ही वो दरवाजे से बाहर आता है वो खुद को एक अजीब सी जगह पर पाता है। हम देखते हैं कि इस जगह पर बहुत सारे लोग होते हैं और सब ने एक जैसे ही कपड़े पहने हुए थे। एनमा को समझ नहीं आता कि वो किस जगह पर है और जैसे ही वो देखता है कि वो एक कॉफिन के अंदर था, उसे लगता है कि क्या वो मर चुका है। और यहाँ जो भी लोग मौजूद थे वो एनमा को वहाँ देख बहुत हैरान हो जाते हैं। वो सब कहते हैं, आखिर ये कैसे मुमकिन है, कोई भी शख्स खुद से इन कॉफिन से बाहर नहीं आ सकता। और इन सब को देख एनमा कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, क्या मैं कोई सपना देख रहा हूँ। तभी वहाँ एक शख्स आकर कहता है, कितने ताज्जुब की बात है कि एक स्टूडेंट खुद कॉफिन से बाहर आ गया, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। लेकिन अगले ही पल में एनमा अपनी लकड़ी की तलवार उठाकर कहता है, आखिर तुम सब कौन हो और मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वो बंदा कहता है, तुम यहाँ इसीलिए हो क्योंकि तुम्हें चुना गया है और शायद तुम इस पूरी सिचुएशन को लेकर थोड़े कंफ्यूज हो और मैं दिल का बहुत अच्छा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। तो बच्चे, ये है नाइट रेवन कॉलेज, ट्विस्टेड वंडरलैंड की मोस्ट प्रेस्टिजियस अकेडमी। और इस अकेडमी में आने के लिए बच्चे से नहीं चुनते बल्कि ये अकेडमी खुद बच्चों को चुनती है। ऐसे बच्चे जिनमें अनोखी काबिलियत हो और सभी बच्चों को उनके एट्रीब्यूट्स के आधार पर द ग्रेट 7 हाउसेस में बांट दिया जाता है जहां वो अपने साथी क्लासमेट्स के साथ रहते हैं और स्टडी करते हैं। और तुम यहाँ इसीलिए हो क्योंकि तुम्हें तिलस्मी ताकतों से बने डार्क मिरर ने चुना है। याद करो, तुम्हें लेने के लिए एक ब्लैक कैरेज आई होगी। एनमा को वो ब्लैक कैरेज याद आती है। एनमा कहता है, शायद से यहाँ कोई गलती हुई है क्योंकि मैं तो मैजिक का यूज करना जानता ही नहीं। और एनमा की बात सुन सभी स्टूडेंट्स और प्रोफेसर हैरान हो जाते हैं। और इसके बाद एनमा यहाँ से जाने लगता है क्योंकि कल उसे एक बहुत ही जरूरी काम है। ये देख, यहाँ बच्चे कहते हैं, ये लड़का शायद से बेवकूफ है वरना इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से नहीं जाने देता। और तभी यहाँ एक लड़का गुस्से में आकर कहता है, ये हमारी परंपराओं की तौहीन कर रहा है। लेकिन जब एनमा जा रहा था तभी खिड़की तोड़कर वहाँ ये अजीब सा जानवर आ जाता है और वो एनमा से कहता है, अगर तुम इस अकेडमी में नहीं पढ़ना चाहते तो अपना स्पॉट मुझे दे दो।
वो प्रोफेसर कहता है, ये अजीब सा प्राणी कौन है और ये यहाँ क्या बकवास कर रहा है। और यहाँ एनमा को लगता है कि ये तो एक बात करने वाला रकून है। सो अब ये क्रिएचर अपने बारे में बताता है, मैं हूँ इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अनोखा, मेरा नाम है ग्रिम। लेकिन तभी बाकी के स्टूडेंट्स उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं कि ये अजीब सा प्राणी एक जादूगर बनना चाहता है। वाह क्या बात है। ये बात सुन ग्रिम गुस्से में आ जाता है और फिर यहाँ अपनी काबिलियत दिखाने के लिए वो यहाँ आग लगा देता है। और अब इस आग की वजह से सभी बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि ग्रिम चारों ओर आग को फैला रहा था। और अब यहाँ हो रही ये तबाही देख प्रोफेसर कहता है कि जल्दी से कोई इस रकून को पकड़ो। ये देख एक स्टूडेंट उसके पास आकर कहता है, अगर आप मुझे इजाजत दें तब मैं इस अजीब से क्रिएचर को रोकने के लिए तैयार हूँ। लेकिन तभी एक दूसरा स्टूडेंट जिसके कपड़ों में आग लग गई थी वो उससे आकर टकरा जाता है। अब ये जो सब हो रहा था, कुछ स्टूडेंट्स को ये देख मजा आ रहा था और कुछ बहुत ज्यादा पैनिक हो रहे थे और कुछ स्टूडेंट्स को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। लेकिन ये सब देख एक स्टूडेंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एनमा यहाँ पैनिक हुए स्टूडेंट्स को शांत करने की कोशिश कर रहा था कि तभी वो देखता है कि एक स्टूडेंट आग की लपटों की ओर जा रहा है। ये स्टूडेंट ग्रिम के पास आकर कहता है, तुमने अपनी मनमानी बहुत कर ली, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। ये बात सुन ग्रिम उस स्टूडेंट पर ही हमला कर देता है। ये देख एनमा उस स्टूडेंट को आकर बचाता है और पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? पर अगले ही पल में वो स्टूडेंट एनमा को दूर धक्का दे देता है और उस स्टूडेंट को इस तरह देख एक दूसरा स्टूडेंट कहता है, अरे नहीं ये तो दिक्कत हो गई। और इसके बाद वो स्टूडेंट अपनी मैजिक वॉन्ड निकालता है और ये देख ग्रिम घबरा जाता है और यहाँ से भागने की कोशिश करता है। लेकिन तभी ये बंदा उस पर अपने मैजिक का यूज करता है जिससे ग्रिम के गले पर एक लॉक आ जाता है। ग्रिम कहता है, ये कॉलर क्या है, इसे हटाओ मेरे ऊपर से। और इस कॉलर के होने की वजह से ग्रिम अब अपनी आग का यूज नहीं कर पाता। और तभी प्रोफेसर आकर कहता है, बहुत बढ़िया रिडल रॉजहर्ट, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। आखिर तुम हार्ट स्लैप्यूल हाउस के हाउस वार्डन जो ठहरे और तुम्हारी ये मैजिक काबिलियत भी कमाल की है। तुम्हारा ये कॉलर जिस भी शख्स के गले पर जाता है वो शख्स अपने मैजिक का यूज नहीं कर पाता। और इसके बाद प्रोफेसर ग्रिम को उठाकर कहता है, अब तुमने जो किया है उसकी तुम्हें सजा मिलेगी। और वो ग्रिम को लेकर यहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम एनमा को देखते हैं जिसे हाथ में थोड़ी चोट आ गई है। मुझे अब यकीन हो गया है कि ये कोई सपना नहीं है, ये सब सच है। लेकिन तभी रिडल उसके पास आकर कहता है, पहले तो तुमने यहाँ आकर हमारे रीति रिवाजों की तौहीन की और उसके बाद मेरी बेइज्जती भी की और मैं तुम्हें इसकी सजा दूंगा। और दोस्तों रिडल यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में होता है। लेकिन तभी एक दूसरा बंदा आकर रिडल को शांत करने की कोशिश करता है। मैं जानता हूँ कि इसने हमारे नियमों को तोड़ा है, पर ये उन नियमों के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। एनमा कहता है, मैं मैजिक का यूज करना जानता ही नहीं, तो मैं यहाँ रहकर करूँगा क्या? रिडल कहता है कि तुम्हें द ब्लैक कैरेज ने चुना है। लेकिन तभी डार्क मिरर में से आवाज आती है कि वो लड़का सच बोल रहा है, इस लड़के में कोई भी मैजिक की काबिलियत नहीं है। ये बात सुन प्रोफेसर कहता है, अगर ये बात सच है कि तुम मैजिक का यूज नहीं कर सकते हो तब मैं तुम्हें हमारी एकेडमी में एडमिशन नहीं दे सकता। और इसके बाद प्रोफेसर डार्क मिरर से कहता है, ओ तिलस्मी ताकतों के शीशे, इस लड़के को वहाँ पहुँचा दो जहाँ से ये आया है। लेकिन थोड़ा सर्च करने के बाद डार्क मिरर कहता है, मैंने इस दुनिया में चारों ओर देखा और मुझे उस जगह का पता नहीं चला जहाँ से ये लड़का आया है। ये बात सुन एनमा के होश उड़ जाते हैं। इसके बाद प्रोफेसर एनमा से पूछते हैं कि वो कहाँ से आया है। वो बताता है कि वो जापान से आया है। प्रोफेसर कहता है कि इस नाम के किसी भी शहर के बारे में मैंने कभी नहीं सुना। ये बात सुन एनमा और परेशान हो जाता है, लेकिन वो यहाँ कुछ नहीं कहता और इसके बाद वो यहाँ से जाने लगता है ताकि वो खुद अपने घर तक पहुँच पाए। लेकिन इसके बाद जब वो दरवाजा खोलकर बाहर आता है तब उसे अपनी आंखों के सामने एक अलग ही दुनिया नजर आती है। यहाँ बच्चे झाड़ुओं पर उड़ रहे थे। प्रोफेसर आकर एनमा से पूछता है कि क्या तुम्हारा कोई दोस्त है यहाँ? ये बात सुन एनमा अपना फोन निकालता है, पर यहाँ पर सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। और अब एनमा समझ जाता है कि वो एक दूसरी दुनिया में फंस चुका है। अब एनमा को इस तरह देख प्रोफेसर कहता है कि मैं तुम्हें एकेडमी में तो नहीं रहने दे सकता, लेकिन हमारी इस एकेडमी का एक पुराना कैंपस है, तुम चाहो तो वहाँ रह सकते हो। और इसके बाद प्रोफेसर एनमा को उस खंडहर से घर पर लेकर आता है। घर का दरवाजा खोलते ही हम देखते हैं कि ये घर पूरी तरह से टूटा फूटा है। लेकिन जैसे ही एनमा अंदर आता है, ऊपर लटक रहा एक झूमर नीचे गिर जाता है और तभी अचानक एनमा को इस घर में से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती हैं। प्रोफेसर बताता है कि कुछ भूत यहाँ रहते हैं और इसके बाद ये भूत एनमा को डराने की कोशिश करते हैं। लेकिन एनमा कहता है, वाओ, इस दुनिया में हम बिना सुपरनेचुरल पावर्स के भी भूतों को देख सकते हैं। हाय, आज से मैं आपका नया हाउसमेट हूँ। ये भूत समझ जाते हैं कि ये एनमा को नहीं डरा सकते।
ये बेचारे खुद ही डरे हुए लगते हैं। लेकिन तभी प्रोफेसर कहते हैं, हम तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत तो दे सकते हैं, पर अपने लिए खाने और कपड़ों का इंतजाम तुम्हें खुद करना होगा। आई हैव एन आइडिया, कैसा रहेगा अगर तुम स्कूल में साफ सफाई का काम करने लगो? उस काम के तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। एनमा ये काम करने के लिए तैयार हो जाता है और इसके बाद एनमा एक पुराने से बिस्तर पर लेटकर सोचता है, अब इस बात पर मुझे यकीन हो चुका है कि मैं एक दूसरी दुनिया में आ चुका हूँ, लेकिन मैं इस दुनिया से अपने घर वापस कैसे जाऊंगा? अब इसके बाद अगला दिन आता है और आज एनमा को काम मिला है उसे डिज्नी के इन विलन्स की मूर्तियों को साफ करना है। पर एनमा सोचता है कि यहाँ ये डिज्नी के विलन्स की मूर्तियाँ क्यों हैं? तभी यहाँ ये दो स्टूडेंट्स आते हैं और अब ये दोनों एनमा को इन महान विलन्स के बारे में बताते हैं। सबसे पहले ये मोहतरमा, ये हर दिन मिरर मैजिक का यूज किया करती ताकि ये सबसे ज्यादा सुंदर बनी रहे। और उसके बाद ये थॉर्न फेरी, जिसे अब तक का सबसे ज्यादा रूथलेस और पावरफुल स्पेल कास्टर माना जाता है। और फिर आता है द सॉर्सरर ऑफ द सैंड्स, इसने सुल्तान की बेटी को एक गलत आदमी के कब्जे से बचाया था। और फिर आता है किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड, और इसने अकेले ही डीमंस और इविल स्पिरिट्स की एक पूरी आर्मी को हराया था। और इसके बाद आता है किंग ऑफ बीस्ट्स, जो कि एनिमल किंगडम का एक बहुत ही चालाक राजा था। और फिर आती है सी विच, जो समुद्र की गहराइयों में रहती थी और उसे लोगों की मदद करना बहुत पसंद था। और फिर आखिर में आती है क्वीन ऑफ हार्ट्स, ये एक ऐसी रानी थी जो हर एक चीज में डिसिप्लिन रखती थी और हर किसी को इसके द्वारा बनाए गए नियमों का पालन करना पड़ता था। और अगर कोई थोड़ी सी भी गलती करता तब उसे इसकी कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ती। ये सब सुन एनमा कहता है, मुझे ये बताने के लिए शुक्रिया। वैसे दोस्तों, इस बंदे का नाम है एस और इसके साथ वाले बंदे का नाम है ड्यूस। और दोस्तों, यहाँ इन तीनों की दोस्ती हो जाती है। एस कहता है, उस अजीब से प्राणी का क्या हुआ होगा जिसने कल सेरेमनी में आग लगा दी थी? तभी यहाँ पर वही अजीब सा प्राणी ग्रिम आ जाता है। दोस्तों, इसे एकेडमी से बाहर नहीं निकाला गया है, लेकिन ये एनमा के स्टूडेंट स्पॉट की जगह लेना चाहता है और ये यहाँ पर फिर से लड़ने वाला था। लेकिन इस बार एनमा इस झाड़ू से इसे रोक देता है। लेकिन हाँ, वो इस पर झाड़ू से हमला नहीं करता, बल्कि वो इसे पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि आखिर वो इस एकेडमी में आने के लिए इतना बेकरार क्यों है। ग्रिम बताता है, मैं एक जीनियस हूँ और एक महान मैजिशियन बनना मेरी किस्मत में लिखा है। लेकिन एस को उसकी बात पर यकीन नहीं होता। ग्रिम बताता है कि वो एक लंबे वक्त तक उस ब्लैक कैरेज के उसके पास आने का इंतजार करता रहा, लेकिन वो ब्लैक कैरेज कभी उस तक आई ही नहीं। इसीलिए ग्रिम खुद ही इस एकेडमी तक आ गया और उसने फैसला किया कि चाहे कुछ हो जाए वो अपने ख्वाब को पूरा करके रहेगा, वो हार नहीं मानेगा। इसकी बातें सुन एनमा को कोइतो की याद आ जाती है और वो उससे कहता है, तुम सही सोचते हो, तुम्हें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। लेकिन तभी एस कहता है कि बाकी सब तो ठीक है, लेकिन एकेडमी में सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसे चुना जाता है, और क्योंकि तुम्हें चुना नहीं गया है इसीलिए तुम भी इस एकेडमी में नहीं पढ़ सकते हो। पर उसकी बातें सुन ड्यूस उसे चुप रहने को कहता है और कहता है कि तुम्हें दूसरों की फीलिंग्स की इज्जत करनी चाहिए। पर इस बात पर ध्यान दिए बिना ही एस यहाँ से जाने लगता है। लेकिन ग्रिम यहाँ गुस्से में आ चुका था। वो एस से लड़ने का मन बना लेता है और इसके बाद वो अपनी आंख से एस पर हमला करता है। लेकिन एस अपने मैजिक का यूज करके ग्रिम की आंख को मिटा देता है और इसके बाद ये दोनों लगातार एक दूसरे पर हमले करने लगते हैं। और तभी अचानक इनकी लड़ाई के दौरान एक पुतले में आग लग जाती है। ये देखते ही ग्रिम यहाँ से घबराकर भाग जाता है और एनमा पानी से आग बुझा देता है। लेकिन जब प्रोफेसर वहाँ आकर पुतले की हालत देखता है तब उसके होश उड़ जाते हैं। वो बहुत ज्यादा गुस्से में आकर इन तीनों को डांटने लगता है और इन तीनों को ही वो स्कूल से निकाल देता है और यहाँ से जाते हुए कहता है, शाम होने तक तुम तीनों यहाँ से चले जाना। ड्यूस पैनिक में आकर कहता है, अरे एक ही दिन तो हुआ था आए, अब वापस जाना पड़ेगा। सो अब ड्यूस प्रोफेसर के पास जाकर उनके सामने गिड़गिड़ाता है और कहता है कि प्लीज हमें माफ कर दीजिए। सो अब प्रोफेसर वहाँ रुक कर कहता है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा पर मेरी एक शर्त है। और अगले सीन में हम इन तीनों को जंगल में एक खंडर की ओर जाते हुए देखते हैं, क्योंकि प्रोफेसर ने इनसे कहा है कि अगर ये तीनों एक्सपल्शन से बचना चाहते हैं तब इन्हें एक बहुत ही कीमती पत्थर लाना होगा। लेकिन इनके पास सिर्फ आज रात तक का वक्त है। वैसे दोस्तों, इनके पीछे ग्रिम भी आ रहा था छुपते हुए। दूसरी ओर प्रोफेसर इस बारे में रिडल को बताते हैं और क्योंकि ड्यूस और एस उसी के हाउस होल्ड के मेंबर्स हैं इसीलिए वो उनकी ओर से प्रोफेसर से माफी मांगता है। लेकिन अब वहाँ से जाते हुए हम रिडल को बहुत ज्यादा गुस्से में देखते हैं। उन्होंने नियमों को तोड़ा है और इसकी सजा उन्हें जरूर मिलेगी। दूसरी ओर ये तीनों जंगल में आगे बढ़ते जा रहे थे और फिर हमें वो माइन दिखाई जाती है जहाँ पर इन्हें वो मैजिक स्टोन मिल सकता है। पर यहाँ एक खतरनाक मॉन्स्टर भी है। दूसरी ओर ये लोग चलते हुए एक घर के सामने आ पहुँचते हैं। ये लोग घर के अंदर आते हैं
पर वहाँ कोई होता नहीं है और देखकर लगता है कि जैसे इस घर में काफी वक्त से कोई नहीं आया है। शायद से यहाँ पर माइन में काम करने वाले लोग रहा करते होंगे। तभी इन्हें यहाँ एक कैंडल नजर आती है जिसका इस्तेमाल ये लोग अंधेरे में कर सकते हैं, पर इनके पास कोई माचिस नहीं होती। सो एनमा कहता है कि इसे तुम अपने मैजिक से क्यों नहीं जला देते। ड्यूस बताता है कि जब तक आप अपनी इमेजिनेशन में किसी स्पेल को अच्छे से देख नहीं लेते तब तक आप उसे कास्ट नहीं कर सकते। किसी भी स्पेल को सही से इमेजिन करने के लिए बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है। लेकिन तभी वहाँ ग्रिम आकर एक ही बार में इस कैंडल को जला देता है और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि ग्रिम इनका पीछा इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे भी अपने मैजिक को ज्यादा ताकतवर बनाने के लिए एक मैजिक स्टोन की जरूरत है। अब इसके बाद ग्रिम इन्हीं के साथ चलने लगता है और वो सबसे आगे होता है, बिल्कुल कैप्टन बना हुआ है। लेकिन जैसे ही ये लोग माइन के पास पहुंचते हैं, ग्रिम को माइन के अंदर से कुछ अजीब सी आवाजें आती हैं, जिस वजह से वो डर जाता है। अब इसके बाद ये लोग माइन के अंदर आकर मैजिक स्टोन को ढूंढने के लिए खुदाई करने लगते हैं, लेकिन काफी देर के बाद भी इन्हें कोई मैजिक स्टोन नहीं मिलता। सो अब ड्यूस यहाँ नाराज होने लगता है कि अरे मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, तुम दोनों की गलती की वजह से मुझे फालतू में ये सब करना पड़ रहा है। जिसके बाद ड्यूस और एस के बीच बहस होने लगती है। लेकिन तभी अचानक एनमा को कोई आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल में इन सभी को अपनी ओर अंदर की ओर से काफी धुआं आते हुए नजर आता है। ये देख एनमा कैंडल को बुझा देता है और इसके बाद ये लोग छुप जाते हैं और इसके बाद उस धुएं के अंदर से एक अजीब सा मॉन्स्टर निकलता है। मॉन्स्टर की तरह तो नहीं लगता, पर पता नहीं ये क्या है। और ये मॉन्स्टर अब दूसरी ओर जाने लगता है। लेकिन तभी ग्रिम को एक छींक आने वाली होती है, जिस वजह से ये लोग ग्रिम को पकड़ लेते हैं। और इसके बाद ड्यूस कहता है शायद से इस मॉन्स्टर को ये पता हो सकता है कि मेज स्टोन कहाँ है, हमें इसका पीछा करना चाहिए। पर ग्रिम यहाँ बहुत ज्यादा डर गया होता है। एस कहता है अबे तेरे लिए पढ़ाई ज्यादा जरूरी है कि तेरी जान। सो एस गुस्से में आकर कहता है अगर तुम लोग नहीं आओगे तो मैं अकेला जाऊंगा। और इसके बाद ड्यूस अकेला उस मॉन्स्टर के सामने आ जाता है। ड्यूस को देखते ही वो मॉन्स्टर उस पर हमला कर देता है। ड्यूस उसके हमले से बच जाता है, लेकिन उस मॉन्स्टर का ये हमला बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। अब इसके बाद ड्यूस उस मॉन्स्टर पर हमला करने की कोशिश करता है, पर ड्यूस के हमले का उस मॉन्स्टर पर कोई असर नहीं होता और फिर वो मॉन्स्टर लगातार ड्यूस पर हमले करने लगता है। और तभी ड्यूस कुछ पत्थरों के नीचे दब जाता है। ये देख एनमा ड्यूस की मदद के लिए जाता है। वो मॉन्स्टर का ध्यान अपनी ओर खींचता है और तभी एस और ग्रिम भी एनमा की मदद के लिए आ जाते हैं। लेकिन उन दोनों के कंबाइन अटैक से भी उस मॉन्स्टर को कुछ नहीं होता। और जब ये दोनों इस मॉन्स्टर का ध्यान भटका रहे थे, उतनी ही देर में एनमा ड्यूस की मदद कर देता है और तभी इन्हें एक चमकता हुआ पत्थर नजर आता है और वही होता है मैजिक स्टोन। लेकिन उस मॉन्स्टर के लगातार हमले करने की वजह से इन लोगों को यहाँ से भागना पड़ता है। अब बाहर आकर ड्यूस और एस में बहस छिड़ जाती है। ड्यूस चाहता था कि ये लोग अंदर जाकर मैजिक स्टोन को लेकर आएं, लेकिन एस अंदर नहीं जाना चाहता था। सो अब एनमा कहता है अगर हम सब लोग एक टीम की तरह काम करें तो शायद हम उस मैजिक स्टोन को पा सकते हैं। लेकिन ये दोनों ही एक दूसरे के साथ टीम वर्क करने से साफ मना कर देते हैं। एनमा कहता है तो ठीक है, स्कूल से निकाले जाने के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद ना चाहते हुए भी ये लोग टीम बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब एनमा माइन के अंदर जाकर मॉन्स्टर का ध्यान भटकाता है और उसे अपने साथ माइन के बाहर ले आता है। और इसके बाद एस उस मॉन्स्टर पर कई हमले करता है, पर वो मॉन्स्टर उसके हमलों से बच जाता है। लेकिन इसके बाद एस कंसंट्रेट करके उस मॉन्स्टर पर अटैक करता है और तभी ग्रिम भी अपनी आंख से हमला करता है। इन दोनों का मैजिक आपस में जुड़कर काफी खतरनाक हो जाता है। और अब बारी आती है ड्यूस की। ड्यूस भी अपने मैजिक से उस मॉन्स्टर पर हमले करने लगता है, जिससे वो मॉन्स्टर थोड़ा कमजोर हो जाता है, पर हारता नहीं है। सो अब ये लोग फिर से एक कंबाइंड अटैक करते हैं और इस बार इनके कंबाइंड अटैक से वो मॉन्स्टर हार जाता है। और अब इसके बाद ये लोग बहुत खुश होते हैं और इसके बाद ये सभी एनमा के प्लान की तारीफ करते हैं कि ये एनमा के प्लान की वजह से ही उस मॉन्स्टर को हरा पाए हैं। लेकिन अगले ही पल में वो मॉन्स्टर फिर से खड़ा उठता है और इन सब पर हमला कर देता है। लेकिन तभी अचानक उस मॉन्स्टर में एक अटैक आकर लगता है और उस एक हमले से वो मॉन्स्टर वहां खत्म हो जाता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर रिडल आ चुका है और उसने अपने एक ही हमले से उस मॉन्स्टर को खत्म कर दिया था। ड्यूस और एस रिडल को थैंक्स कहते हैं उनकी मदद करने के लिए, पर रिडल कहता है मैं यहाँ तुम्हारी मदद के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि तुम दोनों को सजा देने के लिए आया हूँ। तुम दोनों ने रूल्स को तोड़ा है और अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और इसके बाद रिडल के सोल्जर्स इन दोनों को हिरासत में ले लेते हैं। एनमा पूछता है कि अब तुम उन दोनों के साथ क्या करोगे। रिडल कहता है कि मैं जो भी करूं इससे तुम्हारा कुछ भी लेना देना नहीं है। अब इसके बाद एनमा माइन में आकर उस मैजिक स्टोन को हासिल कर लेता है, लेकिन बहुत ज्यादा मैजिक पावर खर्च करने की वजह से ग्रिम बहुत ज्यादा थक चुका था। तभी उसे एक स्वादिष्ट खुशबू आती है। वो उस मॉन्स्टर के र्यूज के पास आता है और उन्हें खाने लगता है।
और इसका स्वाद उसे बहुत अच्छा लगता है। अब इसके बाद जब हेडमास्टर को वो मैजिक स्टोन मिलता है तब वो यहाँ एनमा से काफी इम्प्रेस हो जाते हैं और कहते हैं कि तुम में सच में काबिलियत है, क्योंकि जितने भी ये ग्रेट हाउसेस के स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें डार्क मिरर चुनता है, इनमें बहुत ज्यादा ईगो होता है और ये कभी भी एक टीम बनाकर काम नहीं करते हैं। लेकिन एनमा ने सक्सेसफुली एक टीम की तरह काम करके अपनी काबिलियत दिखा दी है और अब इसीलिए मैं यहाँ एक ऑफर रखता हूँ कि तुम और ग्रिम एक डुओ के रूप में इस एकेडमी में एनरोल कर सकते हो। ग्रिम जिसमें कमाल की मैजिक की काबिलियत है और तुम जो ग्रिम को एक पेट की तरह रख सकते हो। ग्रिम ये बात सुन बहुत खुश होता है कि उसे इस एकेडमी में एक स्टूडेंट बनने का मौका मिल रहा है और इसके बाद इन दोनों को एक स्पेशल आइटम दिया जाता है। एनमा को यहाँ एक कैमरा मिलता है। इसके जरिए एनमा किसी भी क्रिएचर की फिजिकल फॉर्म के साथ उसकी सोल को भी देख सकता है। अब इसके बाद इन दोनों की एक नई जिंदगी शुरू होती है एज अ स्टूडेंट। वहीं दूसरी ओर एस और ड्यूस की पनिशमेंट की तैयारी चल रही है। अब इसके बाद जब एनमा अपने घर पर सो रहा था तभी उसे एक अजीब सा सपना आता है जहाँ कुछ लोग गुलाब के फूलों को लाल रंग से रंग रहे थे, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तब उनकी रानी उनका सर कलम कर देगी। और यही ख्वाब देखते हुए अचानक से एनमा जाग जाता है। तभी उसे दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। दरवाजा खोल वो देखता है कि ये तो एस है और उसके गले पर ये कॉलर देख हम समझ सकते हैं कि रिडल ने उसे पनिशमेंट दी है, इसीलिए एस वहाँ से भाग आया है और अब वो उस जगह पर वापस नहीं जाएगा। अब इसके बाद एस बताता है कि उससे गलती क्या हुई। वो काफी थका हुआ था, इसीलिए वो किचन में आया। किचन में उसे बहुत ही स्वादिष्ट केक दिखा और इसीलिए उसने एक पीस खा लिया। लेकिन हाउस वार्डन रिडल ने ये देख लिया, तुमने मेरी चीज बिना इजाजत के खाई है और अब इसीलिए तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। और इसके बाद इसके गले पर ये कॉलर आ गया और अब इस कॉलर की वजह से वो अपने मैजिक का यूज भी नहीं कर सकता है। लेकिन एनमा कहता है कि तुमने उसका केक बिना इजाजत के खाया है तो तुम्हें सजा मिलना तो लाजमी था, इसलिए अब तुम्हें उससे जाकर माफी मांगनी चाहिए। और अब एनमा को यहाँ इतना सीरियस देख एस को उसकी बात माननी पड़ती है। वो कल जाकर रिडल से माफी मांगेगा और आज रात एस यही सो जाता है, पर इस घर में रहने वाले भूत उसे सोने नहीं देते। अब इसके बाद जब सुबह होती है तब यहाँ ड्यूस आता है। ड्यूस कहता है, ओह तो तुम यहाँ हो। और ड्यूस एस को बताता है कि रिडल ने 3 और स्टूडेंट्स को पनिशमेंट दी है क्योंकि वो टाइम से नहीं उठे। एस समझ जाता है कि इस वक्त रिडल काफी गुस्से में है और अगर इस वक्त वो उससे माफी मांगने जाएगा तो हो सकता है कि रिडल और भड़क जाए। लेकिन हमारा एनमा उसे जबरदस्ती ले जाता है। अब इसके बाद ये सभी ड्यूस के डॉम में पहुंचते हैं। ये जगह अंदर से काफी बड़ी होती है और यहाँ पर अलग अलग डॉम में जाने के लिए टेलीपोर्टेशन गेट्स भी होते हैं। अब इसके बाद एस और ड्यूस एक ट्रांसपोर्टेशन गेट में चले जाते हैं और इसके बाद एनमा और ग्रिम भी उस गेट के अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद ये लोग पहुंचते हैं रिडल के डॉम में। और ये जगह काफी खूबसूरत और काफी बड़ी होती है और हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बंदा सफेद फूलों को लाल रंग से रंग रहा है। ये देख एनमा को अपना सपना याद आता है। अब इसके बाद ये लोग इस लड़के के पास आते हैं और पूछते हैं कि वो आखिर इन फूलों को रंग क्यों रहा है। दोस्तों ये बंदा इनका सीनियर है और एस के गले पर ये कॉलर देख ये सीनियर कहता है, तुम मेरे साथ एक सेल्फी लोगे? और इसके बाद वो इन सब के साथ एक सेल्फी लेता है और इसके बाद वो सेल्फी को मैजिकॉम नाम के एक सोशल मीडिया ऐप पर पोस्ट करने लगता है। ये शायद से बिल्कुल इंस्टाग्राम की तरह है। इसके बाद हमें पता चलता है कि इन महाशय का नाम कैटर डायमंड है। सो अब एनमा भी यहाँ खुद को इंट्रोड्यूस करता है। कैटर कहता है, ओह तो तुम हो वो होनहार नए लड़के जिसके बारे में मैंने इतना सुना है। और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि कैटर इन सफेद गुलाब के फूलों को इसीलिए रंग रहा था क्योंकि लाल गुलाब के फूल ज्यादा खूबसूरत लगते हैं और कल इनकी हाउस की ट्रेडिशनल अनबर्थडे पार्टी होने वाली है। ये एक ऐसी टी पार्टी है जो ये लोग तब करते हैं जब किसी का बर्थडे नहीं होता। और इसके बाद कैटर इन सभी को एक अलग अलग काम सौंप देता है। इसके बाद ड्यूस अपने मैजिक का यूज करके फूलों को रंगने की कोशिश करता है पर वो भैया नहीं कर पाता और ग्रिम तो गलती से आग लगा देता है। सो कैटर अपने मैजिक से इसे सही कर देता है। अब इसके बाद यहाँ फूलों के बारे में लंबा चौड़ा भाषण चलता है और इन फूलों को यहाँ इसीलिए रंगा जाता है क्योंकि रिडल को पुराने तौर तरीके पसंद हैं और वो उन्हें हमेशा बरकरार रखना चाहता है। अब तभी एस कैटर से पूछता है कि हाउस वार्डन रिडल कहाँ हैं? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। पर कैटर कहता है कि मैं तुम्हें तब तक अंदर नहीं जाने दे सकता जब तक कि तुम चुराई हुई चीज को रिप्लेस नहीं कर देते और ये एक रूल है और अगर कैटर इस रूल को तोड़ेगा तब रिडल उसे भी पनिश करेगा। इसके बाद कैटर अपने मैजिक से अपने बहुत सारे क्लोन बनाकर कहता है, अब तुम लोगों को यहाँ से जाना होगा। और इसके बाद ये सारे के सारे कैटर इन सबको यहाँ से बाहर निकाल देते हैं और कैटर ये कहकर चला जाता है कि जो तुमने चुराया है वो तुम्हें वापस करना होगा।
अब इसके बाद हम एस को बहुत ज्यादा गुस्से में देखते हैं। तभी ड्यूस देखता है कि इनकी क्लास का भी टाइम हो गया है। अब फिर यहाँ बातचीत के जरिए पता चलता है कि ग्रिम और एनमा भी ड्यूस और एस की क्लास में ही हैं। अब इसके बाद हम इन सबको इनके फर्स्ट लेसन में देखते हैं, जहाँ इन्हें पोशन बनाना सिखाया जाएगा और ये है इनके टीचर डाइवर्स। अब इसके बाद डाइवर्स स्टूडेंट्स को बताने लगता है कि उन्हें पोशन बनाते वक्त किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और हाँ, उसकी क्लास में फेल होना उसे जरा भी मंजूर नहीं है, यानी कि ये क्लास इनके लिए बहुत मुश्किल होने वाली है। अब इसके बाद इनका सेकंड लेसन आता है, हिस्ट्री ऑफ मैजिक। और क्लास के दौरान जब ग्रिम सो रहा था तभी सर का बिल्ला ग्रिम को उठाता है। अब इसके बाद थर्ड क्लास आती है, फिजिकल एजुकेशन। और ये फिजिकल एजुकेशन नाम मुझे थोड़ा सही क्यों नहीं लग रहा। अब इसके बाद इनकी फिजिकल ट्रेनिंग होती है। खतरनाक फिजिकल ट्रेनिंग के बाद सभी लोग बहुत थक जाते हैं, पर एनमा नहीं थकता। जिसके बाद लंच ब्रेक होता है। खाना देख ग्रिम के मुंह में पानी होता है। अब यहाँ ग्रिम बहुत सारा खाना खाना चाहता था, जिसके बाद ये लोग अपनी प्लेट्स लेकर बैठने के लिए जगह ढूंढने लगते हैं। तभी वहीं मौजूद इनका सीनियर कैटर इन्हें बैठने के लिए बुलाता है, लेकिन ये लोग वहाँ से जाने लगते हैं क्योंकि जो आज सुबह हुआ वो ये भूले थोड़ी हैं। लेकिन कैटर इन्हें जबरदस्ती अपने साथ ले जाता है। और ये हैं एक और महाशय, ट्रे क्लोवर, और ये भी एक सीनियर हैं। अब खाना खाते हुए कैटर कहता है, अगर तुम में से कभी भी किसी को कोई भी दिक्कत आए मेरे पास आना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अब इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि जिस तरह 7 हाउसेस होते हैं, उन 7 हाउसेस के अपने अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। और वो 7 हाउसेस, वो जो हमने 7 महान मूर्तियां देखी थी, उन्हीं से इंस्पायर होकर बने हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट्स लेव्यूल, ये बना है क्वीन ऑफ हार्ट्स से इंस्पायर होकर, और इसमें ये लोग डिसिप्लिन का बहुत ध्यान रखते हैं। फिर आता है सवाना क्लॉ, जो किंग ऑफ बीस्ट से इंस्पायर होकर बना है, और इसमें जो स्टूडेंट्स मौजूद हैं उनमें कमाल की फिजिकल पावर होती है। फिर आता है ऑक्टेविनल हाउस, जो सी विच से इंस्पायर होकर बना है, और इसमें मौजूद स्टूडेंट्स दिमाग के बहुत होशियार होते हैं। फिर आता है स्काराबिया हाउस, जो सोर्सरर ऑफ सेंट्स से इंस्पायर होकर बना है, और इसमें मौजूद स्टूडेंट्स जादू टोने में ज्यादा माहिर होते हैं। फिर आता है सबसे पुराना डॉम, पोमी फ्योरे, जो फेयरेस्ट क्वीन से इंस्पायर होकर बना है, और इसमें मौजूद स्टूडेंट्स कमाल के पोशंस बनाने में माहिर होते हैं। फिर आता है इग्नी हाइड हाउस, जो किंग ऑफ अंडरवर्ल्ड से इंस्पायर होकर बना है, और इसमें माहिर टेक्नोलॉजी से संबंधित इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स होते हैं। फिर आखिर में आता है डियासोमनिया हाउस, जो थॉर्न फेयरी स्पिरिट ऑफ नोबिलिटी से इंस्पायर होकर बना है, और इसमें टैलेंटेड मेज स्टूडेंट्स होते हैं। और तभी अचानक इनके पास डियासोमनिया हाउस का एक सीनियर स्टूडेंट आ जाता है, लेकिन दिखता तो ये बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह है। ये कहता है, अगर तुम लोग मेरे डॉम के बारे में कुछ जानना चाहो तो मुझसे पूछ सकते हो, मैं बताने को राजी हूँ। पर इन महाशय का इन लोगों से बात करना महाशय के साथियों को जरा भी रास नहीं आता। जिसके बाद ये वापस अपने साथियों के पास चला जाता है, और फिर हमें जानने को मिलता है कि ये छोटे बच्चे जैसा दिखने वाला स्टूडेंट काफी कमाल का है। ये एक कमाल का मेज है, और कई बार दोस्तों जो मेजेस होते हैं वो अपनी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग अपना मैजिक एप्टीट्यूड डेवलप करते हैं। जैसे कैटर का अपनी मल्टीपल कॉपीज बना लेना, ये उसका खुद का अनोखा स्पेल है। और ये जो रिडल का मैजिक सीलिंग स्पेल है, इसे सिर्फ वही यूज कर सकता है, और रिडल को ये जरा भी पसंद नहीं कि कोई भी रूल्स को तोड़े। एस यहाँ गुस्से में कहता है कि आखिर वो रिडल खुद को समझता क्या है, ऐसे कैसे वो मेरी मैजिक पावर को अपने मैजिक से सील कर सकता है। लेकिन तभी उसके पीछे रिडल आ जाता है और वो उसकी बातें सुन लेता है। रिडल कहता है कि तुम लोग यहाँ मेरी बुराई कर रहे हो, तुम लोगों ने क्वीन के स्टैचू को लगभग पूरा बर्बाद कर दिया था, पर वो तो हमारे हेडमास्टर बहुत ही अच्छे दिल के हैं, इसीलिए उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया। लेकिन अगर मैं उनकी जगह होता तब मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करता। और इसके बाद वो एस से कहता है, मैं स्कॉलर को हटाने के बारे में सोच रहा था, पर अभी तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि तुम्हें ऐसे ही रहना चाहिए, ताकि तुम फिर से अपने मैजिक का यूज बेवकूफी से ना करो। और इसके बाद रिडल ट्रे से कहता है, तुम वाइस हाउस वार्डन हो, तुम्हें भी यहाँ शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए, ना कि इनके साथ बचकानी हरकतें करनी चाहिए। और इसके बाद रिडल इन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बताने लगता है कि लंच ब्रेक में खाने का टाइम बस 15 मिनट होता है, इससे ज्यादा नहीं। अब इसके बाद जब रिडल यहाँ से जा रहा था तब वो सोचता है कि हर किसी को रूल्स को फॉलो करना चाहिए, और अगर कोई भी रूल्स का उल्लंघन करेगा तब उसे मैं खुद सजा दूंगा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट यहाँ हैमबर्गर खा रहा था, तभी उसे याद आता है कि अरे नहीं, उसने तो रूल नंबर 186 को तोड़ दिया है। ट्यूसडे के दिन हैमबर्गर नहीं खाया जाता। दोस्तों, हम समझ सकते हैं कि सभी के दिलों में रिडल का बहुत ही ज्यादा खौफ है। सभी लोग रूल्स तोड़ने से बहुत ज्यादा डरते हैं। तभी कैटर कहता है,
अगर तुम इस कॉलर को अपने गले से हटवाना चाहते हो तो जल्दी से रिडल के लिए एक केक लेकर आ जाओ। अब इसके बाद एस ट्रे को मस्का लगाने लगता है, क्योंकि दोस्तों ट्रे बहुत ही अच्छा केक बना लेता है, बिल्कुल किसी प्रोफेशनल की तरह। ट्रे कहता है, मैं केक बनाने को तो राजी हूँ, पर मैं ये काम फ्री में नहीं करूँगा। लेकिन मैं यहाँ तुमसे पैसे नहीं मांग रहा हूँ, मुझे तो बस रिडल का फेवरेट केक बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स चाहिए। लेकिन दोस्तों ट्रे को बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स चाहिए। अब अगले सीन में हम इन सभी को एक बगीचे में देखते हैं और यहाँ पर ये लोग इंग्रेडिएंट्स को कलेक्ट करने के लिए आए हैं। यहाँ पर इतने स्वादिष्ट फल लगे हुए थे कि ग्रिम के मुंह में पानी आने लगता है। लेकिन तभी एम्मा उसे रोक देता है कि वो यहाँ मदद करने के लिए आए हैं, ना कि फल खाने। लेकिन आगे बढ़ते हुए एम्मा किसी की पूंछ पर अपना पैर रख देता है और इसके बाद इनके सामने आता है ये बंदा, सवाना क्लॉ का एक मेंबर, और इसका नाम लियोन है। एम्मा यहाँ उससे माफी मांगता है, लेकिन लियोन कहता है, अरे तुम तो वही हो ना जो मैजिक का यूज नहीं कर सकता है। मैं तुम्हें अपना शिकार नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैं कमजोरों को अपना शिकार नहीं बनाता। लेकिन फिर भी तुमने मेरी पूंछ पर अपना पैर रखा है। एम्मा फिर से उससे माफी मांगता है, लेकिन लियोन इस बार एम्मा में किक मारने लगता है। लेकिन तभी वहाँ लियोन का दोस्त आ जाता है, इसीलिए लियोन एम्मा को नहीं मारता। और इसके बाद वो लड़का कहता है, ये थोड़ा ज्यादा ही गुस्सैल है, इससे थोड़ा दूर रहा करो। और इसके बाद वो लियोन को यहाँ से ले जाता है। ग्रिम कहता है कि बाल बाल बच गए। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट करके आ चुके हैं। अब इन सबको एक साथ मिलकर केक बनाना है। अब इसके बाद ये सभी लोग ट्रे की मदद करवाने लगते हैं। ग्रिम को तो यहाँ खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी और यहाँ पर केक बनाने के लिए ट्रे एक बहुत ही हाई क्वालिटी के सॉस का यूज करने वाला है। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ट्रे कहता है, तुम लोग मेरे लिए थोड़े और इंग्रेडिएंट्स ला सकते हो। अब इसके बाद ट्रे कुछ और इंग्रेडिएंट्स की एक लिस्ट बनवा देता है। अब इसके बाद ड्यूस, एम्मा और ग्रिम एक दुकान में आते हैं इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए। और फिर इस शॉप का ओनर मिस्टर सैम यहाँ इनका वेलकम करता है और कहते हैं कि तुम लोगों को जो भी चाहिए वो तुम्हें यहाँ मिल जाएगा। ड्यूस कहता है कि हमें कुछ भी खास नहीं चाहिए, बस कुछ नॉर्मल सी चीजें चाहिए। उनकी लिस्ट को देख मिस्टर सैम यहाँ उनके इंग्रेडिएंट्स को मैजिक से क्रिएट कर देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग सभी इंग्रेडिएंट्स लेकर जा रहे होते हैं। ड्यूस यहाँ बताता है कि वो अपनी माँ के साथ अक्सर सेल के दौरान शॉपिंग करने के लिए जाया करता था, और क्योंकि वो अपने परिवार में इकलौता मर्द है, इसलिए उसे ही सारे भारी सामान उठाने वाले काम करने पड़ते थे। अब जब ये लोग बातें करते हुए जा रहे थे, तभी एक स्टूडेंट ड्यूस से टकरा जाता है और ड्यूस के गिरने की वजह से सारे अंडे फूट जाते हैं। ये देख ड्यूस उस स्टूडेंट से कहता है, तुम्हें देखकर चलना नहीं आता? देखो तुम्हारी वजह से मेरा सामान खराब हो गया। वो बंदा कहता है, अरे वो तो बस कुछ अंडे हैं, उन्हें तुम ऐसे खा सकते हो। लेकिन ड्यूस यहाँ गुस्से में आकर उस बंदे की कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हारे लिए वो मामूली अंडे होंगे, पर मेरे लिए वो बहुत कीमती थे। अब तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। और यहाँ ड्यूस लड़ने के मूड में आ गया था। इससे पहले कि एम्मा ड्यूस को रोकता, ड्यूस उस बंदे में एक मुक्का दे मारता है और इसके बाद वो उसे और पीटने वाला था, पर एम्मा तभी उसे रोक देता है। रुक जाओ वरना तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद ड्यूस यहाँ रुक जाता है और वो लोग यहाँ से भाग जाते हैं। और ड्यूस यहाँ परेशान होते हुए कहता है कि आखिर ये मैंने फिर से क्या कर दिया। मैंने वादा किया था कि मैं फिर कभी नहीं लड़ूंगा। हमें जानने को मिलता है कि मिडिल स्कूल के दौरान ड्यूस एक काफी लड़ाकू लड़का था। वो स्कूल नहीं जाता और यहाँ वहाँ लड़ाई करता रहता। लेकिन एक दिन उसने अपनी माँ को उसकी दादी से बात करते हुए सुना कि आखिर ड्यूस को पालने पोसने में उनसे क्या गलती हो गई। और ये कहते वक्त वो रो रही थी। और ये देखने के बाद ड्यूस ने फैसला किया कि वो खुद को बदलेगा और अपनी माँ को फिर कभी नहीं रुलाएगा। अब यही कहते हुए वो प्रेजेंट में बहुत ही ज्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि उसने अपना वादा तोड़ दिया है। एम्मा कहता है कि इस बार तुम्हारी गलती नहीं थी और तुमने जिस तरह से बर्ताव किया उसके बाद तुम्हें पछतावा हो रहा है। ये एक अच्छी बात है और मुझे पूरा यकीन है तुम एक बहुत अच्छे बेटे हो। एक दिन तुम्हारी माँ को तुम पर नाज होगा, इसीलिए कभी हार मत मानना। एम्मा की बातें सुन ड्यूस शांत हो जाता है और इसके बाद ये लोग यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। अब वापस यहाँ पहुँचने के बाद ट्रे यहाँ पर एक पेस्ट्री बना चुका था और इसके बाद ये सभी लोग इसे टेस्ट करते हैं और सभी को इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। ये देख ट्रे को रिडल का बचपन याद आता है कि वो कितनी मासूमियत और प्यार से अपने फेवरेट केक का मजा लिया करता था। लेकिन अब चीजें बदल चुकी हैं। इसके बाद ट्रेन सबसे इनका पसंदीदा खाना पूछता है। ये सभी लोग अपने अपने फेवरेट डिश का नाम बता देते हैं और फिर ट्रे अपने एक मैजिक का यूज करता है। और इसके बाद जब ये लोग अपनी पेस्ट्री को टेस्ट करते हैं तो इन्हें उसका स्वाद अपने फेवरेट फूड की तरह लगता है। और दोस्तों ये ट्रे का स्पेशल स्पेल है और इसके जरिए ट्रे किसी भी शख्स के फेवरेट फूड का स्वाद किसी भी खाने में डाल सकता है। तभी ग्रिम यहाँ कहता है
कि तुम्हारा ये स्पेल तो रिडल के स्पेल से ज्यादा बेहतर है। लेकिन ट्रे कहता है कि ऐसा नहीं है, रिडल मुझसे बहुत ऊपर है। अब इसके बाद वक्त आता है जाने का। ट्रे कहता है कल अनबर्थडे पार्टी है, आने में देर मत कर देना। और क्योंकि आज एस फिर से अपने डॉम में नहीं जा सकता है, इसीलिए वो एनमा से पूछता है कि क्या आज वो फिर से उसके घर पर रुक सकता है। एनमा इसके लिए मान जाता है। लेकिन इसके बाद जब ट्रे और कैटर वापस अपने डॉम में पहुंचते हैं, तब वो देखते हैं कि वहाँ पर सभी लोगों की गर्दन पर कॉलर होता है और सभी लोग बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। हमें जानने को मिलता है कि इन सब ने एक गलती कर दी थी। ये शहद के साथ नींबू पानी पी रहे थे और ये एक नियम का उल्लंघन था, क्योंकि रात 8 बजे के बाद इसे पीना मना था और इसीलिए रिडल ने इन्हें सता दी है। सभी लोग यहाँ बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, क्योंकि ये अपनी मर्जी से कुछ खा और पी भी नहीं सकते। कुछ लोग तो ये तक फैसला कर देते हैं कि अब वो यहाँ नहीं रहेंगे। सो ट्रे कहता है कि तुम सब जरा शांत हो जाओ, मैं जाकर हाउस वार्डन से बात करता हूँ। पर हम देख पाते हैं कि यहाँ पर ट्रे खुद भी परेशान होता है। दूसरी ओर हम रिडल को देखते हैं जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है कि आखिर वो बेवकूफ लोग नियमों को कैसे तोड़ सकते हैं। दूसरी ओर रात के वक्त जब एनमा सो रहा था, तभी उसे फिर से एक अजीब सा सपना आता है, जिसमें गुलामों के सही से काम ना करने की वजह से क्वीन को गुस्सा आ जाता है और फिर वो उन्हें सजा देती है। यही सपना देखते हुए एनमा जाग जाता है और वो सोचता है कि आखिर इन अजीब से सपनों का मतलब क्या है। अब अगले सीन में हम इन सभी को अनबर्थडे पार्टी में जाते हुए देखते हैं और यहाँ इसका प्लान है कि वो जाकर रिडल से माफी मांगेगा। लेकिन तभी इन्हें कैटर के बहुत सारे क्लोन्स दिखते हैं और यहाँ पर इन्होंने पार्टी आउटफिट्स पहने हुए थे। यहाँ पर कैटर अपने मैजिक का यूज करके ग्रिम को भी एक अच्छा सा रिबन पहना देता है और इसके बाद अनबर्थडे पार्टी में इनका वेलकम किया जाता है। अंदर आकर ये लोग देखते हैं कि सारी तैयारियां बहुत ही डिसिप्लिन ढंग से हो रही हैं। तभी बहुत ही शाही अंदाज के साथ रिडल एंट्री लेता है और वो यहाँ हर एक चीज को देखने के बाद बोलता है बहुत अच्छे। देखकर लगता है कि सारी तैयारियां डिसिप्लिन वे में हुई हैं और इसी तरह ये लोग अनबर्थडे पार्टी की शुरुआत करते हैं। ग्रिम तो मस्त केक्स का मजा ले रहा था, लेकिन एस यहाँ काफी ज्यादा नर्वस था। वो रिडल के पास आता है अपना गिफ्ट लेकर। रिडल देखकर ही सब समझ जाता है और पूछता है कि क्या तोहफा लेकर आए हो तुम। एस उसे ये केक दिखाता है, लेकिन उसे देखकर रिडल भड़क जाता है और कहता है कि तुम ये वाला केक लेकर आए हो, लेकिन ये वाला केक लाना नियमों का उल्लंघन है। क्या तुमने ये जानबूझकर मेरा मजाक उड़ाने के लिए किया है? और इसके बाद हमें जानने को मिलता है कि इनके 810 रूल्स हैं। भाई इतने सारे नियमों को कौन याद रखेगा। अब ट्रे ने भी बस 300 तक ही नियम पढ़े थे, इसीलिए उसे पता ही नहीं था कि ये वाला केक पार्टी में लाना एक नियम का उल्लंघन है, रूल 801। इसीलिए वो जाकर रिडल से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, इस केक को यहाँ लाना मेरा सजेशन था। सो रिडल कहता है कि ये केक बनाना कोई गुनाह नहीं है, लेकिन आज के दिन इस केक को यहाँ लाना ये एक गुनाह है। लेकिन तभी एनमा कहता है कि क्या इस रूल को फॉलो करना इतना जरूरी है? मुझे तो नहीं लगता कि इस केक के यहाँ होने से किसी को भी कोई फर्क पड़ेगा। और तभी इस गुस्से में आकर कहता है बिल्कुल सही कहा तुमने एनमा, ये रिडल ना एक नंबर का बेवकूफ है, हमेशा बस रूल्स रूल्स रूल्स। इस मामले में ड्यूस भी एस की साइड होता है, लेकिन उसके अलावा यहाँ मौजूद कोई और स्टूडेंट इसके खिलाफ कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उन सबको रिडल का डर था। तभी रिडल कहता है कि जब से मैं एक हाउस वार्डन बना हूँ, हमारे हाउस का कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ है और यही एक चीज मेरी काबिलियत साबित करने के लिए काफी है। और इसके अलावा क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं अपने मजे के लिए तुम्हारी गर्दन पर वो कॉलर लगाता हूँ? ऐसा नहीं है, बल्कि मैं ये इसीलिए करता हूँ ताकि हर कोई नियमों का पालन करे। लेकिन एनमा, ड्यूस, एस और ग्रिम इन्हें यही लगता है कि रिडल्स का रूल्स को इतना ज्यादा फॉलो करना गलत है। ये बात सुन रिडल बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और वो अपने मैजिक से इन सब की गर्दन पर कॉलर लगा देता है और इसके बाद इन्हें पार्टी से भी निकाल देता है। और इसके बाद वो बाकी स्टूडेंट से कहता है अब हम हमारी पार्टी को जारी रख सकते हैं। लेकिन हम यहाँ ट्रे को काफी परेशान देखते हैं, क्योंकि बचपन में रिडल ऐसा नहीं था। वो बहुत ही खुश दिल रहता था, पर उसकी माँ उसे हर एक छोटी बात पर डांटती थी और एक टाइम के बाद उन्होंने रिडल का उसके दोस्तों के साथ खेलना कूदना बंद कर दिया। दूसरी ओर हम देखते हैं कि एस को रिडल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अब इन चारों की गर्दन पर कॉलर पड़ा हुआ है, लेकिन तभी अचानक इनके सामने हवा में एक सिर लटकता हुआ आ जाता है, जो देख ग्रिम तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लेकिन इसके बाद वो शख्स पूरी तरह से विजिबल हो जाता है। ये लोग पूछते हैं कि कौन हो तुम? वो कहता है मेरा नाम बहुत बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में तुम मुझे चेन्या बुला सकते हो। लेकिन एस यहाँ कहता है
देखो इस वक्त मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब है, तुम मुझे परेशान मत करो। चेन्या कहता है, मैं तुम्हारी परेशानी की वजह जानता हूँ। रिडल, अब वो काफी बदल चुका है, लेकिन वो बचपन में ऐसा नहीं था। एस पूछता है, क्या तुम रिडल को बचपन से जानते हो? चेन्या कहता है कि ये सब तुम ट्रे से पूछना। ट्रे और रिडल बचपन के दोस्त हैं। और ये कहकर चेन्या यहाँ से गायब हो जाता है। एनमा कहता है कि आखिर ये था कौन? ड्यूस कहता है, कोई भी हो, लेकिन वो हमें एक नई बात बता कर गया है। अब रात के वक्त हम देखते हैं कि ये सभी ट्रे से मिलने आते हैं और कहते हैं, सेनपाई, क्या आप और रिडल बचपन के दोस्त हैं? एक चेन्या नाम के लड़के ने हमें इस बारे में बताया। ट्रे कहता है, हाँ, मैं उसे बचपन से जानता हूँ और बचपन से ही उसकी जिंदगी सिर्फ डिसिप्लिन पर चलती आई है। उसके पेरेंट्स हमारे होम टाउन के जाने माने हीलर्स थे और उसकी माँ, वो तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है। अगर कभी रिडल से छोटी सी भी गलती हो जाती तब वो उसे उसकी सजा देती। और इन्हीं सब चीजों की वजह से रिडल आज इतना ज्यादा बदल चुका है। उसे ये जरा भी पसंद नहीं कि कोई नियमों को तोड़े। और मैं कभी इतनी हिम्मत ही नहीं जुटा पाया कि मैं ये उसे बता सकूं कि उसका ये तरीका गलत है। ये बात सुन एस ट्रे से कहता है, ओह, तो तुम हो इस सब की वजह। हम इस दुनिया में अपने माता पिता तो नहीं बदल सकते, लेकिन ऐसे दोस्त जरूर चुन सकते हैं जो हमारा साथ दे। लेकिन तुमने उसका साथ नहीं दिया, है ना? तुम्हें हिम्मत जुटाकर उसे समझाना चाहिए था कि क्या गलत है और क्या सही, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम खुद को उसका दोस्त कहने के लायक नहीं हो। ट्रे को ये सारी बातें सुन बहुत बुरा लगता है, लेकिन तभी हेडमास्टर आकर कहते हैं, लाइब्रेरी में शोर करना मना है। और वैसे मैंने तुम लोगों की सारी बातें सुन ली हैं। अगर तुम्हें रिडल से इतनी ज्यादा दिक्कत है तो तुम ही अगले हाउस वार्डन क्यों नहीं बन जाते? एस, तुम्हें बस उसे चैलेंज करना होगा और उसके बाद उसे हराना होगा। एस यहाँ ऐसा करने के लिए राजी हो जाता है। उसे लग रहा था कि अगर वो हाउस वार्डन बन गया तो रिडल उससे माफी मांगेगा। हेडमास्टर बताता है कि इस ड्यूल में आप सिर्फ मैजिक का यूज कर सकते हैं, तो अपने स्पेल्स को अच्छे से तैयार कर लेना। अब ये बात सुनिए दोनों घबरा जाते हैं क्योंकि रिडल की मैजिक पावर इनसे बहुत ज्यादा है। अब रात के वक्त जब एनमा सो रहा था तभी उसे फिर से एक और सपना आता है जहाँ एक लड़की क्वीन के डिसिप्लिन को मानने से इनकार कर देती है। सो क्वीन के गुलाम उस लड़की पर हमला कर देते हैं और ये सपना देखते ही एनमा जाग जाता है और फिर वो अपने कैंडो आउटफिट को देखता है। अब इसके बाद हमें ड्यूल का सीन दिखाया जाता है जहाँ ये चारों मिलकर रिडल का सामना करने वाले हैं। और क्योंकि ये मुकाबला मैजिक का होने वाला है इसलिए हेडमास्टर रिडल से कहकर इनके गलों पर से ये कॉलर हटवा देती हैं, जिससे ये लोग बहुत खुश होते हैं। लेकिन तभी रिडल कहता है, ये खुशी बस कुछ पलों की होगी। और वैसे एक बात बताओ, क्या यहाँ कोई मजाक चल रहा है जो तुम ये हेलमेट जैसी चीज पहन कर आए हो? एनमा कहता है कि ये उसका आर्मर है जो उसने ड्यूस को दिया है। अब इसके बाद जैसे ही हेडमास्टर इशारा करते हैं इनके बीच का मुकाबला शुरू हो जाता है। रिडल पहले हमला करके इन दोनों को दूर गिरा देता है और फिर रिडल कहता है, तुम दोनों तो 5 सेकंड भी नहीं टिक सके। और रिडल के जीतते ही हेडमास्टर रिडल को विनर घोषित कर देते हैं। एक ही वार में हार जाने की वजह से ड्यूस और एस बहुत ज्यादा दुखी होते हैं। हेडमास्टर बताते हैं कि किसी शख्स का मैजिक कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसकी इमेजिनेशन कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। रिडल कहता है, तुम दोनों को शर्म आनी चाहिए। इतने कम लेवल पर होने के बावजूद भी तुम दोनों ने मुझे चैलेंज किया। रूल्स तोड़ने वाले अपनी जिंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होते और मैं यहाँ तुम दोनों की भी गलती नहीं कह सकता। ना जाने तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें कुछ सिखाया भी है या नहीं। लेकिन ये बात सुन एस इतने ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो सीधा जाकर रिडल में एक मुक्का मार देता है, जिस वजह से रिडल जमीन पर गिर पड़ता है। और फिर एस कहता है, हम ये मुकाबला हार गए, ये सच है, लेकिन तुम्हें हमारे माता पिता की बेइज्जती करने का कोई हक नहीं है। और तुम अपने आप को बड़ा महान समझते हो ना? अरे इतने सालों में तुमने कभी कोई दोस्त भी बनाया है? हम जानते हैं कि तुम्हारा बचपन कैसा रहा है। ट्रे ने हमें तुम्हारे बारे में बताया है। तुम्हारी माँ तुम पर इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट थी कि उनके वैसे बिहेवियर की वजह से तुम्हारी मैजिकल पावर तो बढ़ी पर अंदर से तुम कभी ग्रो ही नहीं कर पाए। दोस्तों, रिडल के बचपन में उसकी माँ उसके बर्थडे पर रिडल को एक वाहियात सा केक खिलाती, ये कहकर कि इसमें शुगर नहीं होती और ये तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी रहेगी। और जब रिडल कहता कि उसे एक मीठा केक खाना है तब उसकी माँ उस पर भड़क पड़ती और इसके बाद उसकी माँ उसे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट वे में पढ़ाती भी थी और रिडल को अपनी माँ की हर एक बात सुननी पड़ती। उसकी माँ कभी उसे उसके दोस्तों के साथ खेलने भी नहीं जाने देती। इसी तरह रिडल का बचपन अच्छा तो बिल्कुल नहीं गुजरा। और अब प्रेजेंट में रिडल गुस्से में आकर कहता है, आखिर तुमने सबके सामने मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे की? एस कहता है, तुम मानो या ना मानो, तुम बिल्कुल किसी छोटे बच्चे की तरह हो। रिडल गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद रखो। मेरी माँ ने कभी कोई गलती नहीं की है, उनका कोई भी डिसीजन गलत नहीं था।
लेकिन तभी रिडल में एक अंडा आकर लगता है। अब बाकी के स्टूडेंट्स भी रिडल के खिलाफ हो गए हैं। वो कहते हैं कि अब हम तुम्हारे नियमों का पालन नहीं करेंगे, और इसके बाद उनके हाथ में जो भी आता है वो रिडल के ऊपर फेंकने लगते हैं। रिडल सुनता है कि किस तरह हर कोई उसके नियमों की बुराई कर रहा है और ये सिचुएशन अब आपे से बाहर होने लगती है। ये देख एनमा चिल्लाकर कहता है, तुम सबको शर्म आनी चाहिए, जो इस तरह तुम सब किसी एक पर जो हाथ में आए वो मारे जा रहे हो, और अब अगर यहाँ किसी ने भी कुछ किया तो उसे मेरा सामना करना होगा। और इसके बाद एनमा रिडल से जाकर पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। लेकिन रिडल यहाँ बहुत ज्यादा गुस्से में आ चुका है। वो कहता है कि तुम सब मेरे नियमों को गलत ठहरा रहे हो, है ना? तुम सबको इसकी सजा मिलेगी। और इसके बाद वो सभी की गर्दन पर अपना कॉलर लगा देता है। हम देख पाते हैं कि इन हालातों की वजह से रिडल के दिमाग पर बुराई ने पूरी तरह से काबू कर लिया है। अब वो बिना कुछ सोचे समझे हर किसी पर हमले किए जा रहा है, यहाँ तक कि अब वो हेडमास्टर की भी कोई बात नहीं सुनता। तभी एनमा मन में कहता है, मुझे ऐसा क्यों लगता है जैसे कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। तभी एस चिल्लाकर कहता है, देखा मैंने सच कहा था, तुम बच्चे हो और इस वक्त तुम जो हरकतें कर रहे हो वो भी बच्चों वाली हैं। लेकिन अगले ही पल में हम देखते हैं कि रिडल के अंदर से एक अजीब सा ब्लैक ऑरा निकलने लगता है। उसकी आंखों से भी कोई अजीब सा काला पदार्थ बाहर निकलने लगता है। रिडल यहाँ इतने गुस्से में आ जाता है कि वो अपने मैजिक से यहाँ मौजूद सभी पेड़ों को उखाड़ देता है, और इसके बाद उन पेड़ों से एस पर हमला कर देता है। और एस यहाँ खुद को बचाने की हालत में बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन एन मौके पर वहाँ ट्रे अपने मैजिक से एस को बचा लेता है, और फिर इन लोगों की गर्दन पर से भी वो कॉलर हट जाता है। दोस्तों, यही है ट्रे का स्पेशल मैजिक। वो किसी भी चीज के एट्रीब्यूट को बदल सकता है। और इसके बाद वो मन में कहता है, माफ करना रिडल, मैं तुम्हारे लिए पहले कुछ नहीं कर पाया। शायद मुझे बचपन में ही तुम्हारी मदद करनी चाहिए थी। दोस्तों, बचपन में एक दिन ट्रे और चैन्या जब खेलने जा रहे थे तभी उनकी नजर रिडल पर गई। इसीलिए वो दोनों रिडल को भी अपने साथ खेलने के लिए बुलाते हैं। रिडल कहता है कि मैं नहीं जा सकता, मुझे पढ़ना है। और यहाँ ये इन तीनों की पहली मुलाकात है। और इसके बाद ट्रे रिडल की ओर अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाता है, जिसे रिडल थाम लेता है। जिसके बाद ये तीनों एक साथ खेलने के लिए जाते हैं, जहाँ ये तीनों कई सारे गेम खेलते हैं और एक साथ बहुत ज्यादा मजे करते हैं, और फिर पेड़ पर बैठकर एक दूसरे से बातें करने लगते हैं। अब ये बात जानकर कि रिडल की माँ उसे कभी भी कुछ भी मीठा नहीं खाने देती, ट्रे कहता है कि मेरी फैमिली की एक बेकरी की दुकान है, चलो मैं तुम्हें केक खिलाता हूँ। और इसके बाद ट्रे रिडल को अपनी फैमिली शॉप में लेकर आता है। इतनी सारी स्वीट्स को देख रिडल की आंखों में एक चमक आ जाती है। और इसके बाद जब रिडल एक स्ट्रॉबेरी केक खाता है तब वो इसके टेस्ट से बहुत ज्यादा खुश होता है। लेकिन प्रेजेंट में हालात बिगड़ते जा रहे हैं। ट्रे रिडल को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन रिडल कहता है, तुमने भी मुझे धोखा दे दिया। इतने सालों तक मैं अपनी हर एक ख्वाहिश को मारता रहा ताकि मैं खुद को साबित कर पाऊं, लेकिन तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। और इसके बाद रिडल इतने ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो पूरी तरह से खुद पर से काबू खो देता है। काली ताकतें उस पर पूरी तरह से हावी हो जाती हैं और काली परछाइयों से उसे एक आवाज कहती है कि हर एक बेवकूफ को सजा मिलनी चाहिए। और इसी तरह रिडल पूरी तरह से काले अंधेरे में समा जाता है और फिर वो बन जाता है डार्क क्वीन। यहाँ मौजूद सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि रिडल को ये क्या हो गया। रिडल बहुत खुश होकर कहता है, मुझे अपने अंदर बहुत ज्यादा ताकत महसूस हो रही है, और अब जिस भी बेवकूफ ने मेरी बात नहीं मानी और नियमों को तोड़ा है, अब मैं उन्हें उसकी सजा दूंगा। और उसके ये कहते ही मानो एक भूकंप सा आ जाता है, और इसके बाद रिडल के काले अंधेरे से निकलता है रिडल की काली परछाई से बना एक काला शैतान, और ये बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। ये देख सभी हैरान रह जाते हैं और हेडमास्टर यहाँ कहते हैं कि आखिर मेरे होते हुए ये कैसे हो सकता है। एक स्टूडेंट ओवरब्लॉट हो गया है। दोस्तों, ओवरब्लॉट एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें फंसने से सभी मेजेस को बचना चाहिए। दोस्तों, जो मैजिक पावर होती है उसका यूज करने के बाद वो अपने पीछे एक नेगेटिव एनर्जी छोड़ जाती है, और जो मेज अपने ऊपर से जितना ज्यादा काबू खोता जाता है वो नेगेटिव एनर्जी उस पर उतनी ज्यादा हावी होती जाती है, और फिर एक टाइम के बाद वो डार्क एनर्जी उस मेज पर पूरी तरह से अपना काबू कर लेती है। और इसे ही कहते हैं ओवरब्लॉट, जो अभी अभी रिडल के साथ हुआ है।
और आगे हेडमास्टर ये भी बताते हैं कि अगर ऐसा ज्यादा देर तक चलता रहा तो इससे रिडल की जान भी जा सकती है, इसीलिए हमें जल्द से जल्द उसे वापस होश में लाना होगा। लेकिन तभी रिडल अपने मॉन्स्टर से एक अटैक करता है। उसके हमले से हेडमास्टर सभी को बचा लेते हैं, पर वो एक ही हमला बहुत ज्यादा खतरनाक था। यहाँ रिडल कहता है जिन भी बेवकूफों ने नियमों को तोड़ा है उन्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। और इसके बाद वो फिर से सभी के ऊपर हमले करने लगता है और इस बार हेडमास्टर सभी स्टूडेंट्स को एक ही बार में प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, इसीलिए वो सभी स्टूडेंट्स को यहाँ से भागने को कहते हैं। लेकिन दोस्तों, हमारे हीरोज मैदान छोड़कर नहीं भागते। वो सब एक साथ रिडल पर हमला करते हैं, पर रिडल को इससे कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसके बावजूद भी सभी ने फैसला किया है कि ये लोग रिडल को रोकने के लिए अपनी जी जान एक कर देंगे। और यही देख ट्रे भी मन में कहता है कि मैं पहले उसके लिए कुछ नहीं कर पाया और अब मैं नहीं भागूंगा, इसीलिए अब वो भी यहीं रुक जाता है रिडल को रोकने के लिए। कैटर इन सभी को समझाने की कोशिश करता है कि अब रिडल बेकाबू हो चुका है, हम उसे नहीं हरा पाएंगे। लेकिन इनमें से कोई भी पीछे हटने से साफ इनकार कर देता है, खासकर ट्रे, क्योंकि वो बचपन में रिडल की मदद के लिए कुछ नहीं कर पाया था। लेकिन जो वो पहले नहीं कर पाया वो उसे आज करेगा। अब ये देख कैटर का भी दिमाग खराब हो जाता है और वो भी रिडल को रोकने के लिए यही रुक जाता है। और इतनी देर में जो हेडमास्टर होते हैं वो जख्मी स्टूडेंट्स को यहाँ से निकालने लगते हैं। तभी रिडल यहाँ चिल्लाकर कहता है कि तुम सबने जो गुनाह किया है उसकी सजा मौत है। और इसके बाद वो अपनी डार्क पावर से नीडल बनाकर उनसे अटैक करता है। अब सभी लोग इन हमलों से बचने लगते हैं, लेकिन ये हमले बहुत अजीब थे। रिडल फिर से इन पर हमला करता है। ये सभी जैसे तैसे इन हमलों से बचते हैं। एनमा भी अपनी लकड़ी की तलवार से इन नीडल्स को रोकता है, लेकिन तभी वो देखता है कि ग्रिम इन नीडल्स के बीच फंस चुका है और यहाँ इन नीडल्स की ये डार्क पावर एनमा और ग्रिम को अपने अंदर लेने लगती है। लेकिन तभी ट्रे अपने मैजिक से इन्हें बचा लेता है। लेकिन ये देख रिडल और ज्यादा गुस्से में आ जाता है और फिर वो हमला करके सभी को इधर उधर गिरा देता है। जिसके बाद एक हमला ड्यूस में लगने वाला था, पर उस हमले को कैटर अपने ऊपर ले लेता है। सभी को लगता है कि अब कैटर यहाँ मारा जाएगा, लेकिन ये तो गाइस कैटर का एक क्लोन होता है। कैटर यहाँ अपने बहुत सारे क्लोन्स बना चुका था। और फिर इसके बाद जब रिडल इन पर अटैक करता है तब ट्रे और कैटर अपने मैजिक से उसके हमलों को काट देते हैं। रिडल फिर बेकाबू होकर हमले करता है, पर अब सभी लोग उसके हमलों से बच रहे थे और उसके हमलों को काट रहे थे। रिडल यहाँ परेशान होने लगता है, आखिर ये सब कैसे हो रहा है? मैंने तो कभी कोई नियम नहीं तोड़ा और मैंने इन नियमों के लिए अपना कितना कुछ खोया है, तो फिर ये सब क्यों हो रहा है? और इस वक्त रिडल की ये हालत देख एनमा समझ जाता है कि यही सबसे सही वक्त है रिडल पर हमला करने का। और इसके बाद एनमा अपना फुल कैंडो सूट पहन लेता है। एनमा को देख रिडल और ज्यादा गुस्से में आ जाता है, लेकिन एनमा यहाँ बहुत तेजी से रिडल के हमलों से बचकर उसके हमलों का सामना करता हुआ आगे बढ़ता रहता है। और ये देख सभी लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर एनमा ये कर कैसे रहा है। और फिर इसके बाद जब रिडल हमला करता है तब सभी बिल्कुल एक टीम की तरह एक साथ काम करते हुए रिडल के हमलों को रोकते हैं ताकि एनमा आगे बढ़ सके। और क्योंकि अब एनमा रिडल के बहुत करीब पहुंच चुका था, इसीलिए रिडल एक ब्लैक स्वॉर्ड बनाकर उससे एनमा पर हमला करता है। लेकिन उसके हमले से बचकर एनमा उस मॉन्स्टर पर हमला करके उसके सिर को फोड़ देता है। उसके ऐसा करते ही वो मॉन्स्टर हार जाता है और अब रिडल भी होश में आने लगा है। और यहाँ उसके जहन में ख्याल आते हैं, बचपन से लेकर अब तक मैं सिर्फ नियमों पर जीता आ रहा हूँ और उन नियमों की वजह से ही मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगाया है। नियमों का पालन ना करने की वजह से रिडल की माँ ने रिडल को उसके दोस्तों से दूर कर दिया। रिडल की माँ के रूल्स ने रिडल को पूरी दुनिया से अलग कर दिया। रिडल एक जगह पर कैद सा हो गया और आज फिर से रिडल खुद को उसी जगह में कैद पाता है। लेकिन आज उसे एक रोशनी नजर आती है। वो उस रोशनी की ओर हाथ बढ़ाता है। उस तक पहुंचने के लिए वो अपनी पूरी ताकत लगाता है और तभी एक हाथ उसके हाथ को थाम लेता है। और अब जब प्रेजेंट में रिडल को होश आता है तब ट्रे ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था। रिडल को होश में देख हेडमास्टर कहते हैं अब सब कुछ ठीक हो चुका है। लेकिन तभी इस गुस्से में कहता है सब सही हो गया है, अभी थोड़ी देर पहले हम लोग मरने से बचे हैं। कैटर कहता है अरे इतना नाराज मत हो, जरा इसे थोड़ा आराम कर लेने दो। लेकिन तभी रिडल कहता है मैं स्वादिष्ट और मीठा केक खाना चाहता हूँ और मुझे लेमन टी से ज्यादा मिल्क टी पसंद है और मैं खाना खाने के बाद बाकी सबके साथ गप्पे मारना चाहता हूँ। मैं अब तक जो कुछ भी करता आया मैं वो कुछ नहीं करना चाहता था। और यही कहकर रिडल यहाँ रोने लगता है। ये देख एस कहता है अरे ये तो किसी छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। तभी ड्यूस कहता है अबे मुंह बंद कर। और अब यहाँ ट्रे कहता है रिडल
बचपन में तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। और इसके बाद रिडल इन सब से माफी मांगता है, लेकिन एस कहता है सिर्फ एक सॉरी से सब कुछ ठीक नहीं होने वाला। ये सुन रिडल पूछता है तो फिर मुझे क्या करना होगा? एस कहता है मैं पार्टी को एंजॉय नहीं कर पाया था, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अनबर्थडे पार्टी को फिर से किया जाए और तुम्हें पर्सनली हमारे लिए अकेले केक बनाना होगा और तुम्हारे ऐसा करने के बाद ही मैं तुम्हें माफ करूंगा। अब इसके बाद रिडल को नर्सेस ऑफिस ले जाया जाता है। एनमा भी ये देख खुश होता है कि अब सब सही हो गया है, लेकिन तभी ग्रिम को कुछ खुशबू आती है। ये खुशबू उस मॉन्स्टर के ड्यून्स की थी। जो अब ग्रिम उन्हें खाने लगता है और इसका स्वाद उसे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ इन सबको इस तरह देख कैटर धीरे से कहता है तुम सबका शुक्रिया दोस्तों। अब इसके बाद फिर से अनबर्थडे पार्टी होती है। रिडल यहाँ शान से आता है और रिडल के कुर्सी पर बैठने के बाद ट्रे उसके लिए कुछ खाने को लाता है, लेकिन तभी रिडल देखता है कि एक झाड़ के फूल अभी भी सफेद हैं। अब सभी को यहाँ डर लगने लगता है कि कहीं रिडल यहाँ गुस्सा ना हो जाए, लेकिन रिडल उस झाड़ के पास जाकर खुद ही उन फूलों को रंग देता है और ये देख सभी लोग रिडल से बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रिडल अब पूरी तरह से बदल चुका है और ये देख ट्रे काफी खुश होता है। अब इसके बाद रिडल अपने हाथों द्वारा बनाया गया केक लेकर आता है, लेकिन जब ये लोग उस केक को चखते हैं तब इन्हें बहुत ही आनंद मिलता है। मजाक कर रहा हूँ, वो केक बहुत घटिया बना था। रिडल ने गलती से शक्कर की जगह नमक मिला दिया और यही जान ट्रे यहाँ हंसने लगता है और इसके बाद फिर रिडल भी हंसने लगता है। और ये प्यारा सा मोमेंट देख एनमा अपना कैमरा निकाल के प्यारी सी तस्वीरें खींचने लगता है। अब ऐसे ही सब कुछ बहुत ही अच्छा चल रहा था। तभी रिडल देखता है कि यहाँ चैन्या आ गया है। उसे देख इन लोगों के जहन में ख्याल आता है कि ये चैन्या है कौन। सो ट्रे बताता है चैन्या इनका दोस्त है जो दूसरे स्कूल में पढ़ता है, रॉयल स्वॉर्ड अकेडमी। वो अकेडमी इनके अकेडमी की राइवल है और अब जल्द ही इनके स्कूल्स के बीच एक मुकाबला होने वाला है। एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और एक दूसरे का सामना करेंगे। और इसके बाद हम सवाना क्लॉ में लियोन को देखते हैं जिसने इस टूर्नामेंट के लिए कुछ बहुत ही शातिर प्लान बनाया हुआ है। तो आगे जो होगा वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, लेकिन हमारा ये सीजन यहीं एंड होता है। सो कमेंट करके जरूर बताना कि तुम्हें ये वीडियो कैसा लगा और हाँ इस वीडियो पर 500 कमेंट कर दो, ओके, और 5 के लाइक। ये है इस वीडियो का टारगेट और वीडियो लाइक करके उसे हाइप भी कर देना प्लीज।